Hello students, today we'll continue with the second part of the chapter Indigo. We were in page number 50. I request all the students to please remain in synchrony and harmony with me in order to understand the chapter profoundly and nicely. So we were in the line, all night Gandhi remained awake. गांधी जी पूरी रात जगे रहे. He telegraphed राजेंद्र प्रसाद to come from बिहार with influential friends. उन्होंने अपने परिचित राजेंद्र प्रसाद को भी एक तार भेजा और उनसे ये रिक्वेस्ट की कि वो बिहार से तुरंत यहाँ आएँ, मोतिहारी आएँ और अपने साथ कुछ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स यानी प्रभावशाली मित्रों को भी लेके आएँ जो गांधी जी का सपोर्ट कर सकें. He sent instructions to the ashram. और गांधी जी ने साथ ही साथ अपने आश्रम जो कि गुजरात में था वहाँ भी कुछ संदेश भेजे. He wired a full report to the viceroy and गांधी जी was very intelligent. He sent a complete report of the entire episode to the viceroy. उन्होंने वाइसरॉय को पूरी की पूरी रिपोर्ट बना के भेजी. नेक्स्ट पैराग्राफ. मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स. अगली सुबह गांधी जी ने देखा कि मोतिहारी का जो छोटा सा टाउन है वो पूरा गरीब किसानों से भर गया है. Black with peasants means it was overcrowded with peasants who came for some demonstration, for some protest to support Mahatma Gandhi. They did not know Gandhi's record in South Africa. हालांकि वो गरीब किसान गांधी जी का सपोर्ट करने आए थे लेकिन उन्हें गांधी जी के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था. उन्हें गांधी जी का वो रिकॉर्ड भी नहीं पता था साउथ अफ्रीका का कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने क्या क्या काम किए थे, क्या क्या अचीवमेंट्स थे, कैसे कैसे उन्होंने रेसिज्म के अगेंस्ट, इनजस्टिस के अगेंस्ट स्ट्रगल किया था. They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. उन गरीब किसानों को तो केवल इतना पता था कि एक महात्मा हैं हमारे देश के जो हमारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन आज वो प्रशासन के साथ, अथॉरिटीज़ के साथ कुछ परेशानी में आ गए हैं. Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. और उनका ये spontaneous demonstration, spontaneous means स्वाभाविक तरीके से जो कोई काम होता है without much efforts, without much thought and plan, है ना. तो उनका ये spontaneous demonstration था, मीन्स उनकी ये जो प्रोटेस्ट थी, जो प्रदर्शनी थी, एक स्वाभाविक रूप से थी क्योंकि वो जानते थे महात्मा गांधी उनकी हेल्प कर रहे हैं तो उनको भी उनका सपोर्ट करना चाहिए. इन थाउजेंड्स, हज़ारों की तादाद में वो भीड़ इकट्ठा हो गई थी. Around the court house के चारों ओर was the beginning of their liberation from fear of the British. और ये जो प्रदर्शनी थी, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन था, ये एक शुरुआत थी, उनकी आज़ादी की शुरुआत थी, अंग्रेज़ों के भय से आज़ादी की शुरुआत थी. लिबरेशन मीन्स फ्रीडम, रिडेम्पशन, इमेंसिपेशन, इंडिपेंडेंस. नेक्स्ट पैराग्राफ. द ऑफिशियल्स felt powerless without Gandhi's cooperation. और जो ऑफिशियल्स थे, जो प्रशासन के लोग थे, ये बड़े ही पावरलेस महसूस कर रहे थे, बड़े कमज़ोर महसूस कर रहे थे इस क्राउड को कंट्रोल करने में, खासकर गांधी के सपोर्ट के बिना. मीन्स गांधी जी चाहते तो उनको चुप करा सकते थे और गांधी जी ने ऐसा करा भी. He helped them regulate the crowd. गांधी जी ने उस क्राउड को रेगुलेट किया. He was polite and friendly. गांधी जी काफ़ी पोलाइट थे और फ्रेंडली भी थे. He was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians. और गांधी जी ने अंग्रेज़ों को, अंग्रेज प्रशासन के लोगों को इस बात का एक ठोस प्रमाण दिया, concrete proof दिया, that their might, इस बात का प्रूफ दिया कि तुम्हारी शक्तियाँ जो कि आज तक अनक्वेश्चनड रही, अनचैलेंज्ड रही, किसी ने उनका विरोध नहीं किया, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हिंदुस्तानी लोग उसका प्रतिरोध कर सकते हैं. इट कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस. नाउ प्लीज नोटिस सम ऑफ द वर्ड्स इन दीज लाइन्स. माइट मीन्स पावर, स्ट्रेंथ, शक्ति. हिट हर टू मीन्स अंटिल नाउ, अब तक. ड्रेडेड मीन्स फियर्ड. तो अंग्रेज़ों की वो शक्तियाँ जो अब तक, जिनसे हम डरा करते थे और जो बिल्कुल अनचैलेंज्ड थी, अनक्वेश्चन थी आज तक, लेकिन आज हिंदुस्तानियों को, गरीब किसानों को हिम्मत आ गई है और उनको ये महसूस हो रहा है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें चैलेंज कर सकते हैं, तुम्हें क्वेश्चन कर सकते हैं. तो दिस प्रूफ गांधी जी गेव टू द ब्रिटिशर्स इन अ पोलाइट एंड फ्रेंडली वे. एक्चुअली गांधी जी वॉज एन एडवोकेट ऑफ नॉन वायलेंस. ही वॉज अ पैसिफिस्ट. All his movements, all his campaigns were totally done in a non-violent and a pacific mode. He never propagated
or supported violence of any kind, maybe civil disobedience or any kind of protest, was totally in a non-violent mode, in a peaceful mode. But he was very polite and friendly, but he was determined and resolute. He fought all the battles in a very firm manner, but in a peaceful manner. So here also, he was giving this proof to the Britishers that don't think that you are all in all, you are all powerful. We Indians can challenge you if there will be a need. Now next paragraph. The government was baffled. जो सरकार थी वो ये सब चीज़ें देख के baffled हो गई थी. Baffled means perplexed, bewildered, घबरा गई थी, confused हो गई थी. The prosecutor requested the judge to postpone the trial. और ये सब देख के जो prosecutor था, जो सरकारी वकील था, उसने जज से रिक्वेस्ट करी और कहा कि गांधी जी का जो ट्रायल है, जो कोर्ट में जो उनकी कार्रवाई है, उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें. Apparently the authorities wished to consult their superiors. Apparently means evidently. ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे जो authorities हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, वो अपने सीनियर्स से डिस्कस करना चाहते हैं इस प्रॉब्लम को और इस पूरे एपिसोड को. गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले. लेकिन गांधी जी ने क्या करा, कोर्ट के इस पोस्टपोन के डिसीजन को, इस डिले के को विरोध करा, प्रोटेस्ट करा उसके अगेंस्ट. ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी. और गांधी जी ने एक स्टेटमेंट पढ़ा जिसमें उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया कि हाँ, मैंने आपके ऑर्डर को रिफ्यूज़ किया फॉलो करने से. ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट. और उन्होंने कोर्ट से कहा कि हाँ, मेरी गलती है, मैं इन्वॉल्व था इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़. और मैं इस बात में भी इन्वॉल्व था क्योंकि मेरे अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ था. मीन्स आई वॉज गोइंग थ्रू दिस डिलेमा दैट व्हाट शुड आई डू. देयर वॉज अ क्लैश ऑफ ड्यूटीज़ इन माई माइंड. जिम्मेदारियों का एक विरोधाभास मेरे अंदर चल रहा था कि मैं क्या करूं. शुड आई फॉलो द गवर्नमेंट ऑर्डर और शुड आई हेल्प द फार्मर्स. सो देयर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़. On the one hand, not to set a bad example as a lawbreaker. On the other hand, to render the humanitarian and national service for which he had come. So what kind of conflict of duties was happening inside Gandhi's mind? It was a dilemma between two duties, that whether Gandhi should obey the law of the government or he should follow the orders of the government. The order was that he should leave Champaran immediately. Should he follow that order? Or should he listen to the voice of his conscience that he has come here to help the poor villagers, poor farmers, and he can't go without helping them. So Gandhi ji was in a conflict of duties. तो गांधी जी इस बात कश्मकश में थे. उन्होंने कोर्ट को ये बताया कि वो लॉ ब्रेकर नहीं बनना चाहते थे, वो डिसोबे नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने डिसोबे करा तो किसी हायर ऑर्डर को फॉलो करने के लिए. एक बड़ा ऑर्डर, वो ऑर्डर था उनके अंदर के कॉन्शियंस का ऑर्डर, उनकी अंतरात्मा का ऑर्डर कि हाँ, वो गरीब किसानों की मदद करने आए हैं तो उनकी मदद करेंगे, चाहे उनको लॉ ऑफ द लैंड को डिफाई करना पड़े. द बिगर ऑर्डर केम फ्रॉम द वॉइस ऑफ गॉड इनसाइड हिम, वॉइस ऑफ कॉन्शियंस इनसाइड हिम फॉर अ ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल कॉज. ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव. और इसीलिए गांधी जी ने चंपारण छोड़ने के ऑर्डर को डिसरिगार्ड किया. नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस. तो गांधी जी ने कोर्ट को ये बताया कि उन्होंने सरकारी ऑर्डर को इसलिए डिसोबे किया ताकि वो उससे भी बड़ा ऑर्डर, जो उनकी अंतरात्मा का ऑर्डर है, उसको ओबे कर सकें. ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू एंड गांधी जी asked the judge to give him punishment, whatever suitable punishment he deserves, he should be given. उन्होंने कहा उनको सजा दी जाए. The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. जो मैजिस्ट्रेट था, जो जज था, उन्होंने ये बात की घोषणा की कि जो भी सज़ा है, जो भी उनका पेनल्टी है, वो 2 आवर के ब्रेक के बाद वो सुनाएंगे गांधी जी के खिलाफ. और तब तक गांधी जी जमानत लेके, बेल लेके, 120 मिनट की बेल लेके फ्री हो सकते हैं. लेकिन गांधी जी ने रिफ्यूज़ कर दिया. द जज रिलीज हिम विदाउट बेल. तो जज ने उनको बिना जमानत के, बिना बेल के ही कहा जाओ, रिलीज़ कर दिया 2 घंटे के लिए. व्हेन द कोर्ट रिकन्वीन्ड द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज. और जब कोर्ट
दोबारा से शुरू हुआ, रिकन्वीन हुआ, मीन्स टू स्टार्ट अगेन। तो जज ने ये कहा कि वो जजमेंट को अभी नहीं देंगे, काफ़ी दिनों बाद वो जजमेंट सुनाएंगे। मीन वाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और इस दौरान जब तक जजमेंट नहीं आता उन्होंने गांधी जी से कहा कि वो फ्री रह सकते हैं, लिबर्टी, आज़ाद रह सकते हैं, उन्हें कोई सज़ा नहीं है तब तक के लिए। राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, और इसी दौरान काफ़ी प्रोमिनेंट और फेमस लॉयर्स थे बिहार के, वो वहाँ आ गए थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू और मौलाना मजहरुल हक। दे कन्फर्ड विद गांधी, कन्फर्ड मीन डिस्कस्ड, उन्होंने गांधी जी के साथ डिस्कशन किया। व्हाट वुड दे डू इफ़ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, गांधी आस्क्ड, गांधी जी ने उनसे प्रश्न किया उन वकीलों से कि अगर मान लो उनको जेल की सज़ा हो जाए तो आप लोग क्या करेंगे। वकील लोगों से पूछा कि आप लोग क्या करेंगे अगर मैं जेल चला गया तो। वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, इफ़ यू वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम। तो उनमें से सबसे सीनियर वकील थे, उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा क्यों, हम तो आपकी मदद के लिए आए थे, आपको सलाह देने आए थे, अगर आप जेल चले जाएंगे तो हम किसी को सलाह देने वाला कोई होगा नहीं, हम किसको सलाह देंगे, और हम भी अपने अपने घर चले जाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी डिमांडेड, फिर गांधी जी ने उनसे डिमांड किया, उनसे पूछा कि तुम चले जाओगे तो ये गरीब शेयर क्रॉपर्स के साथ जो अन्याय हो रहा है इसका क्या होगा। द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट, तो ये सुन के गांधी जी की बात सुन के सारे वकील पीछे हो गए और कंसल्ट करने लगे आपस में कि हाँ गांधी जी क्या किया जाए। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस, और जो भी वकीलों के बीच में जो पूरी डिस्कशन हुआ उसका जो कंक्लूजन था, उसका जो अपशॉट था, वो राजेंद्र प्रसाद ने रिकॉर्ड किया, नोट किया, और हमको बता रहे हैं अब गांधी क्या था करके, वो इन्वर्टेड कॉमास में ही इज टेलिंग अस। अपशॉट का मतलब होता है कंक्लूजन। So now he is quoting, Rajendra Prasad is quoting the conclusion, the upshot of the discussion. They thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants. राजेंद्र प्रसाद बता रहे हैं कि इन वकीलों ने ये सोचा अपने डिस्कशन में कि गांधी जी जो कि एक स्ट्रेंजर हैं, एक अजनबी हैं, लेकिन फिर भी वो जेल जाने को तैयार हैं इन गरीब किसानों के लिए। If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts but also those who claim to have served these peasants, should go home, it would be shameful desertion. तो गांधी जी इतने अजनबी होने के बाद जब जेल जाने को तैयार है, तो हम लोग तो भाई पड़ोस की ही जिलों में रहते हैं, और हम लोग वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम फार्मर्स के अपने लोग हैं, फार्मर्स के सपोर्टर हैं, और हम लोग अगर घर चले गए ऐसी मुसीबत की घड़ी में तो ये तो एक शर्मनाक धोखा होगा उन किसानों के साथ। ये कंक्लूजन निकला। शेमफुल डेजर्शन, शेमफुल मीन्स शर्मनाक, डेजर्शन मीन्स टू लीव समवन अलोन, टू लीव समवन हेल्पलेस, टू बीट्रे समवन, टू डिसीव समवन, धोखा देना या अकेला छोड़ देना, तो इट वुड बी अ शेमफुल डेजर्शन। इस कंक्लूजन पे वो राजेंद्र प्रसाद पहुंचे। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. और डिस्कस करके फिर वो गांधी के पास आए और बोले, गांधी जी हम भी आपके पीछे पीछे जेल आने को तैयार हैं। The battle of चंपारण was won, he exclaimed, और गांधी जी बड़े खुश हुए और खुशी में बोले हम चंपारण की लड़ाई जीत गए। कैसे जीत गए? इसलिए जीत गए कि लोगों ने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना सीख लिया, उन्हें अपने डर को जीत लिया। Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. और फिर गांधी जी ने कागज़ का टुकड़ा लिया और उसमें जितने भी लोग वकील थे उनके दो दो के ग्रुप्स में उनको बांटा, पेयर बनाए, और कहा किस ऑर्डर में ये पेयर्स अपने आप को सरेंडर करेंगे जेल जाने के लिए, कोर्ट को सरेंडर करेंगे, और दो दो के जोड़े में वो अपने आप को किस तरह से सरेंडर करेंगे, ये पेपर में उसने एक फॉर्मेट बनाया गांधी जी ने। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant government of the province had ordered the case to be dropped. काफ़ी दिन बीत गए और ये सब प्रोसीडिंग्स चली रही थी, तो गांधी जी को अचानक एक पत्र मिला मजिस्ट्रेट से, जज के द्वारा,
और उस पत्र में लिखा हुआ था, उस लेटर में लिखा हुआ था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उस पूरे राज्य का, प्रोविंस का, उसने अपना केस वापस ले लिया या केस को ड्रॉप कर दिया है। यही वो लेफ्टिनेंट गवर्नर था जिसने गांधी जी को क्विट करने को कहा था चंपारण को, और उनको समन्स दिलवाए थे। लेकिन अब गांधी जी का इतना मैसिव सपोर्ट देख के उसने इस केस को ड्रॉप करवा दिया। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड, और इस तरह से जो सिविल डिसोबीडियंस था गांधी का वो जीत गया था। सिविल डिसोबीडियंस इज़ अ टाइप ऑफ डिसोबीडियंस, इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटेस्ट इन अ वेरी पीसफुल mode, in a non-violent mode. Means you will just disobey the orders, disobey the laws of the British people without taking help of any type of violence. Gandhi ji was advocate of peaceful disobedience. तो बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी आक्रोश के शांति से डिसोबे करते रहना गवर्नमेंट की चीज़ों को, इसे हम कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस। तो इस सिविल डिसोबीडियंस की आज जीत हुई थी, ट्रायम्फ्ड, द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। और मॉडर्न इंडिया में, यानी उस ज़माने का जो मॉडर्न इंडिया था, उसमें आज पहली बार सिविल डिसोबीडियंस जीता था। सो देयर इज़ अ क्वेश्चन which is given in the midst of this page. Think as you read. The events in this part of the text illustrate Gandhi's method of working. Can you identify some instances of this method and link them to his idea of satyagraha and non-violence? You can please ponder about this question and please try to write the answer in your own language after thoroughly studying the chapter, and I'll check it. I'll check all the answers of all the students. Now the next paragraph in page number 51. Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. और अब जो गांधी जी और उनकी लॉयर्स की जो टीम थी वो आगे बढ़ने लगी अपनी इस स्ट्रगल में, अपनी इस लड़ाई में, तो आगे की कार्रवाई करने लगी। और उन्होंने क्या डिसाइड किया, एक इंक्वायरी करने का, एक फार फ्लंग इंक्वायरी। फार फ्लंग मीन्स डिटेल्ड इंक्वायरी, डीप इंक्वायरी, एक दूर तक जाने वाली इंक्वायरी करने की कोशिश की इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स। जो फार्मर्स की ग्रीवेंसेस, जो शिकायतें थी किसानों को, शेयर क्रॉपर्स को, ब्रिटिशर्स और लैंडलॉर्ड्स से जो शिकायतें थी, उस पर एक डिटेल इंक्वायरी करने की ठानी गांधी जी ने और उनके वकीलों की टीम ने। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है कंप्लेंट्स या शिकायतें। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 peasants वर रिटन डाउन एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस। और करीब 10,000 किसानों से डिपोजिशंस लिए गए, बयान लिए गए। डिपोजिशन मीन्स अ फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट लिए गए, और उसके बाद उन सारे सबूतों, सारे डॉक्यूमेंट, सारे स्टेटमेंट्स पे एक नोट्स बनाए गए। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, और सारे दस्तावेज इकट्ठे किए गए। The whole area throbbed with the activity of the investigators and the vehement protest of the landlords. और वो सारा का सारा जो एरिया था वो थ्रॉब होने लगा। थ्रॉब मतलब काफ़ी वाइब्रेट होने लगा, हलचल मचने लगी काफ़ी वहाँ पे। और इस तरह की जांच पड़ताल से जो लैंडलॉर्ड्स थे वो काफ़ी परेशान होने लगे, और उन्होंने काफ़ी उग्र रूप से उसका विरोध भी करा, उस इंक्वायरी का। वेहीमेंटली मीन्स वायलेंटली, एग्रेसिवली, उग्र तरीके से वेहीमेंटली प्रोटेस्ट करा उस इंक्वायरी का, उस इन्वेस्टिगेशन का। इन जून गांधी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर। और जून के महीने में उसी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गांधी जी को बुलाया, उसका नाम था सर एडवर्ड गेट। बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। और गांधी जी जब उससे मिलने जाने लगे गवर्नर से, तो मिलने से पहले वो अपने सारे के सारे जो मुख्य साथी थे, लीडिंग एसोसिएट्स थे, उनसे मिले, और उनके साथ गांधी जी ने कुछ डिटेल प्लान्स भी बनाए कि अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि वो वापस ना आए तो किस तरह से हम अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। इन सब चीज़ों का प्लान करके वो गए गवर्नर के पास। नेक्स्ट पैराग्राफ। Gandhi had 4 protracted interviews with the Lieutenant Governor, who, as a result, appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers situation. तो गांधी जी के 4 काफ़ी लंबे लंबे इंटरव्यू रहे, मुलाकातें रही लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, एडवर्ड गेट के साथ।
प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है प्रोलोंग्ड, लंबा। हु एज अ रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन, और इस इंटरव्यूज मीटिंग्स के बाद गांधी जी के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक ऑफिशियल कमीशन बनाया इंक्वायरी का। एक ऑफिशियल मतलब एक सरकारी तरीके से अपॉइंटेड हुआ आयोग बनाया, जिससे कि एक फेयर और एक डिटेल्ड इंक्वायरी हो सके शेयर क्रॉपर्स की प्रॉब्लम्स पे। The commission consisted of landlords, government officials and Gandhi as the sole representative of the peasants। और इस कमीशन, इस आयोग में जो मुख्य सदस्य थे उनमें से कुछ तो लैंडलॉर्ड्स ही थे, कुछ सरकारी ऑफिशियल्स थे और खुद एक गांधी जी भी थे। गांधी जी किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? किसानों को। और गांधी जी अकेले किसानों के प्रतिनिधि थे इस इंक्वायरी कमीशन में। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits। और गांधी जी शुरुआत में काफ़ी टाइम चंपारण में रहे, लगभग लगातार 7 महीने वो रहे अनइंटरप्टेड, बिना रुके। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और इसके बाद भी वो कई छोटी छोटी विजिट्स पे आते रहे चंपारण। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रिटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life। और एक ऐसी विजिट थी जो गांधी जी ने बहुत हल्के में, बहुत कैजुअली, बहुत लाइट मोड में की थी, किसी रिक्वेस्ट पे, एक गरीब अनपढ़ किसान की रिक्वेस्ट पे की थी। और उन्होंने सोचा था कि ये विजिट कुछ ही दिनों के लिए होगी, लेकिन वो तो लगभग 1 साल तक गांधी जी को वहाँ रहना पड़ा उस विजिट के बाद। तो here are certain important words like entreaty। entreaty means request। unlettered means illiterate। तो एक illiterate किसान ने, एक अनपढ़ किसान ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप गांधी जी कुछ दिनों के लिए आ जाइए, लेकिन वो विजिट कुछ दिनों की बजाय पूरा साल गांधी जी के जीवन का उसने ले लिया। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters। और जो ये इंक्वायरी हुई शेयर क्रॉपर्स की प्रॉब्लम्स और उनके ग्रीवांसेस को लेके, इसने तो एक बहुत बड़ा पहाड़ सबूतों का इकट्ठा कर दिया। क्रशिंग माउंटेन, एक फॉर्मिडेबल माउंटेन, एक बहुत ऊंचा पहाड़ सबूतों का इकट्ठा करा। और ये सबूत सारे बिग प्लांटर्स, जमींदारों के अगेंस्ट थे। एंड व्हेन दे सॉ दिस दे अग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स। और जब लैंडलॉर्ड्स ने देखा कि इंक्वायरी में सब कुछ हमारे खिलाफ चला गया, तो लैंडलॉर्ड्स राज़ी हो गए किसानों का पैसा उनको वापस देने के लिए। इन प्रिंसिपल मीन्स जस्ट इन थ्योरी, नॉट इन प्रैक्टिकली। मीन्स थ्योरी में यानी तैयार हो गए, हम हामी भर दी कि हाँ हम पैसा लौटा देंगे किसानों का। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी। लेकिन फिर उन्होंने गांधी जी से प्रश्न किया कि हम पैसा तो दे देंगे, लेकिन कितना पैसा हम वापस दें। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers। उन्होंने सोचा कि गांधी शायद पूरा पैसा देने को हमसे कहेंगे, जो पूरा का पूरा पैसा उन्होंने इलीगली और धोखे से और गैर कानूनी तरीके से लूटा है, हड़पा है गरीब शेयर क्रॉपर्स से। एक्सटॉर्टेड मीन्स टू टेक अनलॉफुली, लूटना। ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने तो केवल 50% वापस देने को कहा। देयर ही सीम्ड एडामेंट। और हमको ऐसा लगा था कि गांधी जी शायद जिद पकड़ लेंगे पूरा पैसा देने की, ऐसा लगा था। एडामेंट मीन्स स्टबन, जिद्दी। राइट्स रेवरेंड J.Z. हॉज। और ऐसा हमको बता रहे हैं, रेवरेंड J.Z. हॉज बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा था मानो गांधी जी जिद पकड़ लेंगे। अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण। और जो ये रेवरेंड J.Z. हॉज हैं, ये क्या है? एक ब्रिटिश मिशनरी है। मिशनरी इज़ अ पर्सन हु सपोर्ट्स एंड who propagates the message of Christ। मीन्स जो क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करते हैं उन्हें मिशनरी कहते हैं। who observed the entire episode at Clay's Range। और जो ये J.Z. हॉज थे, जो ब्रिटिश मिशनरी थे, इन्होंने ये पूरा एपिसोड, पूरी जो घटना थी, इसे बहुत नज़दीक से इसको देखा था, क्लोज रेंज में। Thinking probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%, and to his amazement, Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock। और जो ये लैंडलॉर्ड्स का
एक रिप्रेजेंटेटिव था, जो प्रतिनिधि था, उसको ऐसा लगा था कि शायद गांधी जी इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूँ। तो उसने गांधी जी से कहा कि हम तो केवल 25% पैसा लौटाएंगे, 50 भी नहीं। तो उसने सोचा कि बोलने में क्या है, पूछ लेता हूँ, वैसे गांधी जी शायद मना ही करेंगे। लेकिन उसे बड़ा सरप्राइज़ हुआ जब गांधी जी 25% के लिए भी तैयार हो गए, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक। और इस तरह से गांधी जी ने जो डेडलॉक था उसको तोड़ दिया। डेडलॉक मतलब जो विरोध चल रहा था, जो टेंशन चल रहा था, जो रेजिस्टेंस चल रहा था, उसको ब्रेक कर दिया, तनातनी को ब्रेक कर दिया 25% में तैयार होके। दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन। और जो ये सेटलमेंट हुआ था, जो तय हुआ था पैसा, ये यूनानिमसली, सर्वसहमति से कमीशन के सारे सदस्यों को मान्य था। यूनानिमसली मीन्स टू एग्री ऑन अ पॉइंट by the consent and will of all the members। सभी की रजामंदी से कोई चीज़ हो तो उसे यूनानिमसली कहते हैं। गांधी explained that the amount of the refund was less important than the act of the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige। गांधी जी ने ये बात समझाई कि पैसे का अमाउंट इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो 25% हो या 50% हो। तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो ज़मींदार हैं, जो अंग्रेज हैं, ये मजबूर हो गए हैं अपना पैसा देने को, और इसी के साथ अपनी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने कुछ आत्मसम्मान को भी देने को मजबूर हो गए हैं। ये बात हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमने इनके घमंड को तोड़ दिया। ये बात इम्पॉर्टेंट है। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law। तो गांधी जी बोलते हैं कि जहाँ तक किसानों की बात है, तो हमेशा से जो ये ज़मींदार थे, इन्होंने हमेशा अपने आप को कानून से ऊपर रखा और हमेशा हमारे गरीब किसानों को एक्सप्लॉइट किया। लेकिन आज इन्होंने रिफ़ंड देने की रजामंदी भरी और इस तरह से अपने उस अहंकार, अपने उस जो इनके साथ एक्सप्लॉइटेशन होता था, जो उनकी एक आत्मसम्मान था, उसको भी इन्होंने समर्पित कर दिया। तो ये हमारे लिए बड़ी जीत है। गांधी जी का ये भाव था। इट वॉज द एसेंस ऑफ गांधीज डिसीजन। नाउ द पीजेंट सॉ दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, ही लर्नड करेज। और अब इस घटना के बाद जो हमारे गरीब किसान हैं, उनके अंदर थोड़ी हिम्मत आ गई है और उनको ये समझ में आ रहा है कि उनके भी अधिकार हैं और उनके भी रक्षक हैं, डिफेंडर्स हैं। ही लर्नड करेज। और आज हमारा किसान साहस सीख गया है। ये बात इंपॉर्टेंट है। Events justified Gandhi's position. Within a few years, the British planters abandoned their estates, which reverted to the peasants। और ये सारी घटनाओं ने गांधी जी के पोजीशन को जस्टिफाई किया। मीन्स ये सारी घटनाएं जो उसके बाद होने लगी, उसने गांधी जी के फैसले को सही साबित किया। कुछ ही सालों बाद जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, उन्होंने अपने अपने ज़मीनों को छोड़ दिया, अपने एस्टेट्स को छोड़ दिया, और वो सारी ज़मीनें कहाँ आ गई? वापस किसानों के पास आ गई। abandoned their estates you know, landed property। abandoned मतलब त्याग देना। reverted to the peasants means it went back to the peasants, it was returned to the peasants। तो कुछ ही सालों बाद ज़मींदारों ने अपनी ज़मीनें छोड़ी, वो सब किसानों को वापस मिल गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड। और जो नील के पौधे की जो शेयर क्रॉपिंग हुआ करती थी, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। तो इस तरह से गांधी जी ने शेयर क्रॉपिंग बंद कराई थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। गांधी जी की प्रवृत्ति ऐसी थी कि वो कभी संतुष्ट नहीं होते थे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करके, बहुत बड़े बड़े लार्ज पॉलिटिकल एंड सोशल एंड इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। वो बहुत बड़ी चीज़ों के सॉल्यूशंस की नहीं सोचते थे कि पूरे देश में ऐसा होना चाहिए। वो बहुत छोटी छोटी, ही वॉज वेरी प्रैक्टिकल, बहुत व्यवहारिक थे। छोटी छोटी चीज़ों में वो सुधार करते थे और इस तरह से छोटा छोटा सुधार करके एक बड़ा चेंज वो ले आते थे। दिस वॉज द स्पेशल क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वे ऑफ वर्किंग ऑफ महात्मा गांधी। He saw the cultural and social backwardness in the Champaran villages and wanted to do something about it immediately। उन्होंने चंपारण ज़िले में कई तरह की सांस्कृतिक, कई तरह की सामाजिक बैकवर्डनेस देखी, पिछड़ापन देखा, और उन्होंने उसके लिए कुछ करने की सोची तुरंत। ही अपील फॉर टीचर्स। उन्होंने कई सारे टीचर्स को अपील किया कि आके यहाँ पढ़ाएं, लोगों को ज्ञान दें। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, टू यंग मैन हु हैड जॉइंड गांधी एज डिसाइपल्स एंड देयर वाइव्स वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क। और गांधी जी ने जब टीचर्स बुलाए तो दो टीचर, महादेव देसाई और नरहरि पारिक, दो जवान आदमी थे जिन्होंने गांधी जी के शिष्य के रूप में अपनी स्वीकृति दी थी। मीन्स दे
बिकेम डिसाइपल्स ऑफ गांधी, और इन्होंने गांधी जी के इस मूवमेंट को ज्वाइन करा। इन्होंने अपनी सेवाएं देने की स्वीकृति दी। वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क मीन्स अपनी इच्छा से इन्होंने सेवाएं देने की वहाँ पे स्वीकृति दी, और अपनी पत्नियों को भी इन्होंने वहाँ बुलाया। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, और कई सारे और भी लोग आए जो बम्बई, पूना और दूर दूर के इलाकों से वहाँ आए वॉलंटियर करने। देवदास गांधी यंगेस्ट सन अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेस गांधी, और इसी के साथ गांधी जी का अपना बेटा देवदास, सबसे छोटा बेटा, वो भी वहाँ आया चंपारण में, और साथ साथ गांधी जी की पत्नी कस्तूरबाई भी वहाँ आई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन एट 6 विलेजेस, और 6 छोटे छोटे गाँवों में प्राइमरी स्कूल्स खोले गए। कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और गांधी जी की पत्नी ने उन स्कूल्स में आश्रमों के जो तौर तरीके हैं वो समझाए, साफ़ सफाई के, कम्युनिटी सैनिटेशन के तरीके सिखाए। नेक्स्ट पैराग्राफ, हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months, और वहाँ पे जो हेल्थ की कंडीशंस थी, स्वास्थ्य समस्याएं थी, बहुत गंभीर थी, बहुत बुरी हालत थी, मिजरेबल कंडीशंस थी। मिजरेबल मीन्स हेटफुल, डिप्लोरेबल, पैथेटिक, सैड, बड़ी सैड कंडीशंस थी वहाँ पे स्वास्थ्य की। तो गांधी जी ने एक डॉक्टर को भी वहाँ बुलाया एज अ वॉलंटियर, और 6 महीने तक उस डॉक्टर ने वहाँ अपनी सेवाएं दी। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, और 3 तरह की दवाइयाँ भी वहाँ बांटी गई। कैस्टर ऑयल, क्विनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, 3 दवाइयाँ थी। कैस्टर ऑयल मीन्स द ऑयल विच इज़ मेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ द कैस्टर, एक प्लांट होता है, उसे उसके दाने होते हैं, इसमें अरंडी का पौधा कहते हैं, उसके दाने से तेल बनता है, उसे कैस्टर ऑयल। क्यूनिन इज़ द मेडिसिन फॉर मलेरिया, एंड सल्फर ऑइंटमेंट जो होता है, मलहम होता है सल्फर का बना हुआ, वो चोट एंड स्किन प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ होता है। तो ये 3 दवाइयाँ भी वहाँ बांटी जाने लगी चंपारण में। एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, जिसकी भी टंग में कुछ प्रॉब्लम होती थी, कोटेड हो जाती थी टंग, लेयर्स बन जाती है ना टंग में अनक्लीन फूड हैबिट से, तो उसकी सफाई के लिए कैस्टर ऑयल दिया जाने लगा। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्यूनिन, जिसको मलेरिया बीमारी थी या बुखार था उसको क्यूनिन दिया जाने लगा, और क्यूनिन के साथ कैस्टर ऑयल भी दिया जाने लगा। एनीबडी विद स्किन इरप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, और जिनको स्किन की प्रॉब्लम्स थी, इरप्शंस मीन्स रैशेज, फोड़े, फुंसी, दाने इत्यादि जो स्किन में हो जाते हैं, उसके लिए ऑइंटमेंट दिया जाने लगा सल्फर का, और उसके साथ कैस्टर का ऑयल भी। गांधी नोटिस्ड द फिल्दी स्टेट ऑफ वीमेंस क्लोथ्स, और गांधी जी ने एक चीज़ में ध्यान दिया कि जो वीमेन थी वहाँ की, उनकी कपड़े बड़े गंदे थे, फिल्दी थे, डर्टी थे। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट, उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा से कहा कि भाई इन औरतों से बात करो। वन वुमेन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट एंड सेड, और एक वहाँ स्त्री थी, एक वुमेन थी, वो कस्तूरबाई को अपनी झोंपड़ी में ले गई और बोली, लुक देयर इज़ नो बॉक्स फॉर कबर्ड हेयर फॉर क्लोथ्स, हमारे घर में कोई बॉक्स नहीं है, कोई अलमारी नहीं है कपड़े रखने के लिए, हम कहाँ रखें। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज़ द ओनली वन आई हैव, और जो साड़ी मैंने पहनी है वो एक ही साड़ी मेरे पास है। नेक्स्ट पैराग्राफ, ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, और गांधी जी काफ़ी लंबे समय तक चंपारण में रहे, लेकिन अपने आश्रम जो गुजरात में था उससे भी वो टच में रहे कांस्टेंट, वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करते रहते थे आश्रम से। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, वो रेगुलरली पत्र इत्यादि वहाँ भेजा करते थे अपने आश्रम में, और उनको इंस्ट्रक्शंस देते रहते थे आश्रम में, और कई बार उन्होंने अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स की भी जानकारी ली, लेखा जोखा जो था, खाता खतौनी, उस सब की जानकारी वो लेते रहते थे। Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. एक बार उन्होंने अपने आश्रम में एक लेटर लिखा, जो आश्रम में रेजिडेंट्स थे, जो इनहेबिटेंट्स थे, जो डेनिजेंस थे, जो हैबिटेंट्स थे, वहाँ के निवासी थे आश्रम के, उनको लेटर लिखा और उनसे कहा कि जो लैट्रिन ट्रेंचेस होते हैं, टॉयलेट के जो पिट्स होते हैं, वो जो भर गए होंगे अब, तो उनको हटा के या उनको डिस्पोज ऑफ करके, उनको कवर करके या उनको अबैंडन करके नए वाले बनाओ, नए पिट्स बनाओ, क्योंकि जो पुराने वाले हैं वो उनमें से बैड स्मेल आने लगेगी। दे विल स्टार्ट स्टिंकिंग, stench will start emanating from those pits. So Gandhi suggested they should excavate new pits. Now page number 54, the Champaran episode was a turning point in Gandhi's life. चंपारण का जो ये एपिसोड था, जो घटना थी, गांधी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट था। इन्होंने गांधी जी को
जीवन को बदल दिया था काफ़ी तरीक़ों से। What I did, he explained, was a very ordinary thing. गांधी जी बोलते हैं कि जो मैंने किया वो तो एक बहुत साधारण सा काम था. I declared that the British could not order me about in my own country. मैंने ये बात की घोषणा करी, ये डिक्लेयर किया कि अंग्रेज मेरे ही देश में मुझे आदेश नहीं दे सकते कि मुझे क्या करना है. But चंपारण did not begin as an act of defiance. लेकिन चंपारण का जो ये पूरा एपिसोड था ये कोई डेफियंस के एक्ट से नहीं शुरू हुआ था. में जो ये विरोध था चंपारण में, ये कुछ डेफियंस मतलब होता है डिसोबीडियंस. तो ये कोई डिसोबीडियंस या कोई लॉ ब्रेकिंग की इंटेंशन से नहीं हुआ था. इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट्स. ये तो केवल एक प्रयास था, एक छोटा सा प्रयास मैंने किया था कि मैं उन गरीब किसानों की परेशानियों को दूर कर सकूं. एलिवेट मीन्स टू रिमूव, टू मिटिगेट. डिस्ट्रेस मीन्स सफरिंग्स, प्रॉब्लम्स. तो उन गरीब किसानों की प्रॉब्लम्स को दूर करने का छोटा सा प्रयास था जो इतना बड़ा एक एपिसोड बन गया. दिस वॉज अ टिपिकल गांधी पैटर्न. और ये एक टिपिकल गांधी जी का स्टाइल था, उनका एक पैटर्न था काम करने का. हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्वाइंड विद द प्रैक्टिकल. उनकी जो राजनीति थी, जो पॉलिटिक्स थी, वो हमेशा मिक्स रहती थी, इंटरट्वाइन रहती थी प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ, व्यवहारिक चीज़ों के साथ. मीन्स ऐसा नहीं था कि गांधी जी केवल लेक्चर दें या बड़ी बड़ी योजनाएं, स्कीम्स बनाएं. No. He was very practical. He was very much concerned about the basic problems, the fundamental problems, the small problems of the people of our country. So he tried to solve the smallest of the problems of the poor people. So those problems, once mitigated, will lead to a bigger change in the society. डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस. वो रोज़मर्रा की छोटी छोटी परेशानियों को, करोड़ों लोगों की परेशानियों को, मिलियन लोगों की परेशानियों को दूर करने में विश्वास रखते थे. ही वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स. गांधी जी की जो लॉयल्टी थी वो एब्स्ट्रैक्शन से नहीं थी. मीन्स वो बड़े बड़े थ्योरीज से, बड़ी बड़ी एग्जाल्टेड टॉक्स से, बड़े बड़े आइडियाज़, इमेजिनरी थिंग्स में बिलीव नहीं करते थे. उनसे उनकी लॉयल्टी नहीं थी. उनकी लॉयल्टी थी तो सॉलिड चीज़ों से थी, कॉन्क्रीट चेंजेस लाने में बिलीव करते थे. ही वांट टू ब्रिंग सम टेंजिबल, सम कॉन्क्रीट, सम विजिबल चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ पीपल. ही बिलीव्ड मोर इन एक्शन रादर देन इन इमेजिनेशन. तो वो ह्यूमन बींग्स के साथ उनकी परेशानियों को सॉल्व करने में विश्वास रखते थे. नॉट लाइक द पॉलिटिशियंस ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स. The politicians of the present times, they just give elaborate manifestos before the elections. They give big, flowery, magical speeches before the elections, but in the ground they do nothing. When it comes to implementation of the schemes, they become corrupt. Once they get the votes, they forget all their speeches. So this is the condition of present day politicians. But Gandhi was not like that. That is why he is the father of the nation. That is why he is such a global, great leader of history. So, because Gandhi was very practical, he was a solid and substantial personality. In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. गांधी जी जो भी किया करते थे, उनकी यही इंटेंशन होती थी कि वो एक भारतीय नागरिक को, एक इंडियन को मोल्ड करें, इस तरह से मोल्ड करें कि वो एक फ्री इंडियन के रूप में उभरे, उसकी विचारधारा फ्री हो, उसकी आइडियोलॉजी बदले, उसकी थॉट्स बदले. तो एक फ्री इंडियन को बिलीव करते थे वो. जैसे घड़े को मोल्ड करते ना, मोल्ड मतलब शेप देना, तो वो हमेशा इस तरह से अपनी चीज़ें करते थे कि वो एक शेप दें, एक विचारधारा में परिवर्तन लाएं, और हर किसी को अपनी स्वावलंबी, अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाते थे वो. और इस तरह से इफ़ एवरी इंडिविजुअल, एवरी सिटीजन बिकम्स फ्री, देन एक्चुअली इट विल मेक इंडिया फ्री. It will make our India free. Because nation is not a geographical boundary. Nation is the people. Nation जो देश है वो कोई geographical boundary थोड़ी ना, ज़मीन का टुकड़ा थोड़ी ना है. Nation is made up of the citizens, the people. Nation is a group of, a collection of people with certain ideologies, certain thoughts, certain patriotism, certain emotion. All these things constitute a nation. It is not just a border or a limited piece of land. So if the people bring transformation in their thoughts, automatically nation will be transformed. This is the thought pattern.
which was told by Gandhi. Early in the Champaran action, Charles Freer Andrews, the English pacifist who had become a devoted follower of the Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Islands. तो चंपारण में जब एक्शन प्लान जब चंपारण का चल रहा था, जब कार्रवाइयाँ चंपारण में चल रही थी, उसी दौरान एक व्यक्ति का नाम यहाँ आया है, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज. एक अंग्रेज थे, बट ही वॉज एन इंग्लिश पैसिफिस्ट. ही वॉज अ इंग्लिश मैन हु वॉज एन एडवोकेट ऑफ पीस लाइक गांधी जी. तो पैसिफिस्ट थे, वो पीस लवर एक अंग्रेज थे, और वो गांधी जी के बड़े फॉलोवर भी थे. तो वो गांधी जी को बाय बाय बोलने, फेयरवेल देने आए, क्योंकि वो कहीं जा रहे थे, वो फिजी आइलैंड्स में ड्यूटी के लिए जा रहे थे. उससे पहले गांधी जी से मिलने आए, उनको बाय बाय करने. Gandhi's loyal friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them. तो गांधी जी के जो वकील दोस्त थे, वकील साथी थे, उन्हें लगा कि ये एक अच्छा आइडिया है, एक अच्छा विचार है कि जो एंड्रयूज़ है, ये जो अंग्रेज हैं, ये गांधी जी के फॉलोवर भी हैं, पैसिफिस्ट भी हैं, अगर ये चंपारण में ही रुक जाएं और गांधी जी की सपोर्ट करें, हमका सपोर्ट करें, तो बहुत अच्छा रहेगा. एंड्रयू वॉज विलिंग इफ गांधी अग्रीड. और एंड्रयू भी इस बात के लिए तैयार थे, बस वो ये चाहते थे कि गांधी जी उनको परमिशन दें, उनसे एग्री हो जाएं उनकी हेल्प के लिए, तो वो करेंगे हेल्प. बट गांधी वॉज वेहीमेंटली अपोज. लेकिन गांधी जी तो उग्र रूप से इस बात के विरोध में आ गए हूँ, बिल्कुल तैयार नहीं थे. ही सेड, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ यू वर हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड. तो गांधी जी बोले, क्या तुम्हें लगता है कि इस अनइक्वल फाइट में, ये एक ऐसी लड़ाई है जो बिल्कुल बराबरी की नहीं है, और इस अनइक्वल फाइट में ये क्या हमारे लिए कोई मदद की बात होगी, कोई मदद साबित होगी कि अंग्रेज हमारी साइड आ जाए. दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट. इससे तुम अपनी कमज़ोरी अंग्रेज़ों को जाहिर करोगे, अपने दिल की कमज़ोरी, अपने अंदर के वीक पॉइंट को तुम दिखाओगे कि तुम अंग्रेज़ों का सहारा ले रहे हो. द कॉज इज़ जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल. हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये एक न्यायोचित, एक सही पॉइंट पे, एक सही मुद्दे पे लड़ रहे हैं, और हमें अपने आप पर ही निर्भर होना पड़ेगा इस युद्ध को जीतने के लिए. यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज़ बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन. और तुम्हें एक सहारा नहीं ढूंढना चाहिए मिस्टर एंड्रयूज़ में, एक बैसाखी नहीं ढूंढनी चाहिए मिस्टर एंड्रयूज़ में, क्योंकि वो एक इंग्लिश मैन है. इसलिए सीक अ प्रॉप, आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो, सीक अ प्रॉप मीन सहारा ढूंढना, बैसाखी ढूंढना. तो एक अंग्रेज पे तुम्हें सहारा ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये गांधी जी बोले. He had read our minds correctly, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स. अब राजेंद्र प्रसाद जी बोलते हैं कि हाँ, गांधी जी ने हमारे मनों को, हमारे विचारों को पढ़ लिया था. एंड वी हैड नो रिप्लाई. और गांधी जी की इस बात का हमारे पास कोई जवाब नहीं था. गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस. और इस तरह से गांधी जी ने हमको सिखाया, एक पाठ पढ़ाया, एक आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया, सेल्फ रिलायंस का पाठ पढ़ाया. जैसे आजकल मोदी जी बहुत नारे लगा रहे हैं, आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर. सो सेम वे गांधी जी टॉट, पर गांधी जी वॉज वेरी प्रैक्टिकल. यू नो, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. गांधी जी टॉट एवरीथिंग बाय हिज एक्शंस, बाय हिज डीड्स, नॉट जस्ट बाय वर्बियाज, नॉट जस्ट बाय वर्बल स्पीचेस. You have to teach something by actions that is more influential, more effective, rather than just giving speeches and lectures, you know. So actions always speak louder than words. Never forget this. Self-reliance, Indian independence and help to sharecroppers were all bound together. और ये तीनों चीज़ें आपस में एक दूसरे जुड़ी हुई हैं. कौन कौन सी तीन चीज़ें? सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत की स्वाधीनता, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, और शेयर क्रॉपर्स की सहायता. ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से बाउंड अप हैं. दीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर. ये तीनों चीज़ें मिली जुली थी, और इसी कहीं ना कहीं शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करने से हमें आज़ादी भी मिली, क्योंकि यही छोटी छोटी एक्टिविटीज़ बाद में एक बड़ा रेवोल्यूशन लेने लगी थी. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर. नाउ इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज़ लिसन टू द वीडियो, प्लीज़. And yesterday I told you that you must carry a pencil and you must just write the words in the book itself. Suppose I am telling you some difficult words, you must immediately write with a pencil. You can write in Hindi also, because my essential point is to make you understand the theme and the chapter. It is not about the eloquence, it is about the understanding. If you can understand the chapter nicely, you can easily answer all the questions. That is my point. So you must know the theme of the chapter. The theme of the chapter is actually the leadership shown by Mahatma Gandhi. Theme is how effective leadership was shown by Gandhi ji to secure justice for oppressed people through convincing argumentation and negotiation. How Gandhi ji, without use of any violence, just by arguments and just by peaceful fight, he
got the independence of India. And there is one sub theme also. The sub theme of the chapter is how some anonymous Indians contributed in the freedom struggle. Like there was a farmer, Shukla, and there were some people who are unsung heroes in the history of the world, whose name we can't find in the history, but they contributed a lot in bringing about big revolutions, contributed a lot in bringing about the freedom of our country. So it is a sub theme of the chapter: contributions made by anonymous Indians. Anonymous means unknown, unsung heroes to the freedom movement. So this is the sub theme of the chapter. So chapter is finished. If you face any difficulty in understanding any part of the chapter, you can just drop a message in WhatsApp. I'll give you explanations individually. So take care. Bye.